गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं प्रतिभा क्लासेस के मंच पर केमिस्ट्री के एक नए अनसार पेपर के साथ। ये सेट 2022 का 7वां सेट है और इसका कोड है GN। इसको हम आज देखेंगे और आशा करते हैं कि आप लोग भी हमारे साथ इस सेट को सॉल्व करेंगे। देखते हैं इस सेट का पहला क्वेश्चन क्या है। लिखा हुआ है कि सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना है। तो ये तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, वैसे अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं काय केंद्रित और फलक केंद्रित। तो दूसरा वाला ऑप्शन इसका सही होगा, फलक केंद्रित। पहला ऑप्शन गलत है और तीसरा ऑर्थोरोम्बिक, चौथा चतुष्कोणीय, ये भी गलत है। तो दूसरा ऑप्शन सही होगा। दूसरा क्वेश्चन करते हैं जो आपके सिलेबस में है। Na2CO3 के 0.2 m विलेन के 500 मिलीलीटर के लिए आवश्यक मात्रा है। तो आवश्यक मात्रा पूछ रहा है, तो मात्रा निकालने के लिए जब मोलरता दी हो तो मोलरता बराबर मात्रा को हम लिखते हैं WA से वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहां पर दिया होगा। ये मोलरता दी गई है 0.2, वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट 106 आएगा। कैलकुलेट कर सकते हैं Na2CO3 का। Na2CO3 का मॉलिक्यूलर वेट निकालने जाएंगे तो 23 दूना 46 और इसका 12 और 16 3 48। इन सबको जोड़ेंगे तो 106 आ जाएगा। गुणे में 1000 बटे में आयतन दिया है 500 मिलीलीटर। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10 और 2 से इसको काटेंगे तो 53 आ जाएगा। और वेट निकालने जाएंगे तो ये इस तरफ आ जाएगा 0.2 मल्टीप्लाइड विद 53 इज इक्वल टू 10.6 ग्राम। दिस इज द वैल्यू ऑफ द सॉल्यूट। Na2CO3 की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? 10.6 ग्राम। तो आपका चौथा ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक है। प्रथम कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक है, तो इसके लिए टाइम इनवर्स होता है। तो चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा फेलिंग विलेन को अपचयित नहीं करता है? तो पहला HCOOH अपचयित करता है, CH3COOH ये अपचयित नहीं करेगा। ये तुम्हारा जो एसिटिक अम्ल है ये तुम्हारा अपचयित नहीं करेगा। बाकी HCOOH, HCHO और CH3CHO ये सभी फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है एमाइड का एमीन में परिवर्तन, एमाइड का एमीन में परिवर्तन की अभिक्रिया है। कैनिजारो अभिक्रिया नहीं, हाफमैन ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया, यही है आपकी हाफमैन ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया जो है ये एमाइड को एमीन में परिवर्तित करती है। और आपको अगर याद हो तो प्रोपेनामाइड से हम एथिल एमीन बनाते थे, ये प्रयोगशाला विधि भी थी। सभी शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा, अगला क्वेश्चन है सभी शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? तो सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज होगी। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 का, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि दूसरे का वाला क्वेश्चन शायद आपके में नहीं है। यस, एक आयनिक ठोस के फलक घनीक इकाई सेल के कोर की लंबाई ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो अगला वाला देखेंगे खा वाला। उसमें कह रहा है 9 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला गया। 9 ग्राम ग्लूकोज को वेट दिया गया है, ग्लूकोज की मात्रा दी गई है। तो हम लिख लेते हैं वेट ऑफ ग्लूकोज कितना दिया गया है? 9 ग्राम। कितने में घोला गया? 9 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला गया। तो वेट ऑफ वाटर सॉल्वेंट कितना है? 500 ग्राम। आगे क्या कह रहा है? 500 ग्राम जल में घोला गया। 1.013 बार दाब पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। तो 1.013 बार का मतलब है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहा है। तो इससे कोई लेना देना नहीं है। कह रहा है क्वथनांक ज्ञात कीजिए। इतने पर विलयन का क्वथनांक कितना होगा? जबकि जल के लिए केबी मतलब क्वथनांक में उन्नयन दिया हुआ है। कितना दिया गया है? 0.52 यूनिट आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं केल्विन किलोग्राम पर मोल, केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये इसका मतलब हो जाएगा। अब पूछा क्या है? पूछ रहा है विलयन का क्वथनांक कितना होगा। तो विलयन का क्वथनांक हम TbS से इसको डिनोट कर रहे हैं।
आप लोग जो भी साइन यूज करते हो नोट उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये चीज पूछ रहा है। इसको निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी एस माइनस टी बी नोट, ये फार्मूला होता है। लेकिन क्या ये वैल्यू हमको दे रखी है या ये वैल्यू दे देता, ये वैल्यू दे देता। जैसे यहां से आप निकालने जाओगे टी बी एस, तो टी बी एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा, तो डेल्टा टी बी प्लस टी बी नॉट, ये फार्मूला बन जाएगा। तो ये वाली चीज तो कहीं दी ही नहीं है, तो सबसे पहले इसको निकालने चलें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट हमारे पास क्या है, वाटर। डेल्टा टी बी ज्ञात करना है, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी कितना है 0.52 इंटू वेट कितना दिया गया है 9 ग्राम इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, इधर लिख देते हैं। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, और इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालने जाएंगे तो 180 आएगा, आप निकाल सकते हैं। तो यहां पर हम लिख लेते हैं 180 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा 500, ये दिया हुआ है, यहां पर रख देते हैं, इसको काट देंगे तो 5 के 5, 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18, ये 0, 2 1 2, 2 20। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू 0.52 डिवाइडेड बाय 10, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी डेल्टा टी बी इज इक्वल टू 0.052। लेकिन हमें ये नहीं निकालना है, हमको आंसर करना है कि ये कितना होगा। इसको निकालने के लिए इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, टी बी एस इज इक्वल टू डेल्टा टी बी कितना है 0.052, और वाटर है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100, तो यहाँ पर 100 रख देंगे खुद से, तो 0 ये आ जाएगा 100.052 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगला क्वेश्चन क्या है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है जरा देखिए आप लोग तब तक। क्या कह रहा है, ये भी शायद न्यूमेरिकल है, कह रहा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर KCl के N/50 विलेन वाले सेल का विशिष्ट चालकत्व इतना है, यदि सेल का प्रतिरोध 400 ओम हो तो सेल स्थिरांक की गणना कीजिए। पहले तो वैल्यू लिख लेते हैं, एक तो कंसंट्रेशन दिया है, दूसरा विशिष्ट चालकत्व दिया है, सांद्रता कितनी दी है n बराबर दिया है 1/50। दूसरी चीज क्या दी है, चालकत्व दिया हुआ है, चालकत्व को आप कप्पा से लिखते हैं, और इसका वैल्यू कितना है 0.002765, 0.002765 ये वैल्यू है। मो सेंटीमीटर इनवर्स इसका मात्रक होगा मो सेंटीमीटर इनवर्स। और आगे क्या कह रहा है, यदि सेल का प्रतिरोध 400 ओम हो, प्रतिरोध दिया है R बराबर कितना है 400 ओम, 400 ओम दिया है। अब पूछ रहा है तो सेल स्थिरांक की गणना कीजिए। सेल स्थिरांक को G0 से डिनोट करते हैं, या फिर कुछ लोग इसको X से भी डिनोट करते हैं, X से भी डिनोट करते हैं। तो X से चाहे G0 से, दोनों से आप डिनोट कर सकते हैं इसको। अब इसके लिए फार्मूला क्या होता है, लेंथ बिटवीन इलेक्ट्रोड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। सेल स्थिरांक ये रेशियो होता है तुम्हारा, या कह सकते हो अनुपात होता है लेंथ और अनुप्रस्थ परिक्षेत्र
इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल का अनुपात होता है। तो यहां से हम निकाल सकते हैं इसको। हमको एक बात पता है, G बराबर क्या होता है? G बराबर होता है कप्पा मल्टीप्लाइड विद A डिवाइडेड बाय L। और यहां से अगर हम इस A को नीचे ले जाएं तो यहां बचेगा 1 और नीचे हम लिख सकते हैं L बाय A। अब इसको हम ऊपर भी ला सकते हैं, तो बात वही है। तो इसको और सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं? कप्पा इंटू 1 बाय, ये क्या दिख रहा है आपको? क्या यही दिख रहा है? तो यहां पर हम 1 बाय जी नॉट लिख सकते हैं, मतलब सेल्फ इस तरह। तो यहां से हमको एक फॉर्मूला मिल गया, जी नॉट इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1 बाय जी। जी क्या है? जी जहां पर आपका कंडक्टेंस है, चालकत्व है, और जी नॉट क्या है? सेल स्थान। यही हमको ज्ञात करना है। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम है, जी तो हमको कहीं दिया ही नहीं है। हमको क्या दिया है? आर दिया है। तो एक बात हम जानते हैं क्या, कि आर बराबर होता है 1 बाय जी। ये हम कह सकते हैं जी बराबर 1 बाय आर। तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं कप्पा इंटू 1 बाय आर। तो आर पहुंच गया ऊपर, कप्पा इंटू आर। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। कप्पा का वैल्यू दिया है, कंसंट्रेशन की हमको जरूरत नहीं पड़ी, कप्पा और ये वैल्यू। तो जी नॉट इज इक्वल टू, कप्पा कितना दिया है? 0.0026765 इंटू 400। इसका यूनिट ओम होता है, इसका होता है mho सेंटीमीटर इनवर्स। सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है अधिशोषण एवं अवशोषण में विभेद। तो ये भी आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारा सरफेस केमिस्ट्री से आता है और सरफेस केमिस्ट्री लेसन हटाया जा चुका है। उसके बाद भी अगला क्वेश्चन भी तुम्हारा सिलेबस में नहीं है। लगातार के 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन लगातार के नहीं है। अधिशोषण एवं अवशोषण में विभेद क्या है? तीसरे का एक तत्व का काय केंद्रित घन ज्यामितीय है जिसका परमाणु द्रव्यमान 50 है। यदि कोर की लंबाई 200 पिकोमीटर है तो इकाई सेल के घनत्व की गणना कीजिए। तो ये भी नहीं है। हैलोजन रंगीन क्यों होते हैं? ये भी आपके सिलेबस से हटा हुआ है, क्योंकि हैलोजेंस नहीं है। आप केवल डी ब्लॉक से शुरू करते हैं। उत्कृष्ट गैसों में G9 परमाणु, तो ये भी नहीं है। पी ब्लॉक पूरी तरह से हटा हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित उपसर्जक यौगिकों के IUPAC नाम बताइए। तो जरा नाम देखते हैं IUPAC। कौन कौन से क्वेश्चन है? कह रहा है कि NiNH3 का होल 6Cl2, इसका IUPAC नेम क्या होगा? NiNH3 का होल 6, NH3 का होल 6 और साथ में Cl, इसका नाम कह रहा है लिखने के लिए। तो इसका नाम लिखने के लिए सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड कौन है? अमोनिया, और अमोनिया को एज ए लिगेंड एमीन लिखते हैं। कितनी बार है? 6 बार है। 6 बार के लिए हेक्सा एमीन, और निकिल को निकिल लिखेंगे क्योंकि ये तुम्हारा पॉजिटिव पोर्शन है, ये निगेटिव। तो निकिल को निकिल ही लिखेंगे, निकिल। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? इसका 0, इसका -1, तो इसका -1, 2 है तो -2, तो इसका हो जाएगा +2 सेकेंड। और इसको क्या लिखेंगे? क्लोराइड। तो इसका नाम हो गया हेक्साएमीन निकेल सेकेंड क्लोराइड। अगला क्या कह रहा है? कह रहा है Fe4 FeCN का होल 6Cl3। तो वैसे यहां दे देना चाहिए था, इसमें दिया नहीं, लेकिन इसकी ऑक्सीडेशन +3 काउंट की जाएगी, +3। तो आयरन थर्ड, शुरुआत यहां से करेंगे। आयरन थर्ड, अब इसको लिखेंगे
हेक्सा साइनो या साइनाइडो भी लिख सकते हो इसको। CN को एज अ लिगेंड साइनो या साइनाइडो दोनों यूज करते हैं। इसको हम लिखेंगे आयरन ही लिखेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। तो आयरन थर्ड, यहां भी थर्ड ही आएगा, थर्ड आएगा 3 6 3 9 4 3 12, हाँ थर्ड ही आएगा, थर्ड क्लोराइड। ये इसका एटैक नेम हो गया। दो ही पूछा है, नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ही सबसे पहले देख लेते हैं। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा, फिर अंतर समझते हैं। तो ग्लूकोज में देखो ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है, जबकि कीटोन को देखने जाए, सॉरी फ्रक्टोज को देखने जाएंगे तो उसमें कीटोन ग्रुप होता है। तो सिंपल सा पहला डिफरेंस क्या है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है और फ्रक्टोज में कीटोन समूह होता है। फिर इसकी साइक्लिक संरचना की बात करें तो साइक्लिक संरचना अगर हम ग्लूकोज की देखेंगे तो इसमें इस साइकिल में ग्लूकोज की साइकिल में 1 2 3 4 5 6 मेंबर हैं। एक यहां से काउंट करना शुरू करिए, 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6, इसमें 6 मेंबर हैं। जरा फ्रक्टोज में देखते हैं। इसमें आपके 5 ही मेंबर हैं, मतलब ग्लूकोज की साइक्लिक संरचना में 6 मेंबर होते हैं, जबकि इसकी साइक्लिक संरचना में 5 ही मेंबर होते हैं। ग्लूकोज भी स्वाद में मीठा होता है, फ्रक्टोज भी स्वाद में मीठा होता है, लेकिन फ्रक्टोज की मिठास ग्लूकोज की तुलना में कहीं अधिक होती है। तो ये कुछ डिफरेंस है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 का कह रहा है कोलराउस का नियम क्या है, इसके 2 उपयोग लिखिए। तो कोलराउस का नियम कहता है किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की अगर आपको मोलर चालकता कैलकुलेट करनी है तो कोलराउस का नियम लगेगा। अब कोलराउस का नियम है क्या? ये कहता है कि अनंत तनुता या शून्य सांद्रता पर किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता उसके धनायनों तथा ऋणायनों की चालकताओं के योग के बराबर होती है। मोलर चालकता को हम डेल एम से लिख रहे हैं,
मोलर चालकता किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, या फिर आप बोल सकते हो जीरो कंसंट्रेशन पर। ये उसमें उपस्थित किसी भी जो पदार्थ है उसके एनायनों की चालकता, एनायन मतलब पॉजिटिव आयंस, सॉरी नेगेटिव आयंस, ये हो गया आपका एनायन और ये हो गया आपका कैटायन की संख्या के योग के बराबर होती है। मतलब मोलर चालकता धनायनों की चालकताओं तथा ऋणायनों की चालकताओं के योग के बराबर होती है। ये कोलराउस का नियम है। अनंत तनता पर किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता उसके धनायनों तथा ऋणायनों की चालकताओं के योग के बराबर होती है। यह है आपका कोलराउस का नियम। फिर कह रहा है इसके दो उपयोग लिखिए। तो सबसे पहला उपयोग है, आपको हम एग्जांपल लेकर बताते हैं। जैसे मान लो आपके पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक CH3COOH है, जिसकी आपको मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे क्या कि इसमें CH3COO माइनस आयन है, उसकी चालकता प्लस H प्लस आयनों की चालकताओं का योग कर देंगे। प्रॉब्लम यहां नहीं, प्रॉब्लम यह है कि दुर्बल वैद्युत अपघट्ट जो होता है उसका आयनन बहुत कम होता है, तो उसके आयनों की चालकताएं प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिला देते हैं। मान लो हमने NaCl मिला दिया तो इसका Na प्लस वाला पार्ट मिलेगा और साथ में Cl माइनस वाला, उसकी भी कुछ ना कुछ चालकता होगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। अब मैथमेटिक्स ये इक्वेशन तब करेक्ट होगी तो जो चीज जोड़ी है उतना ही इससे हम लेस कर दें। तो क्या करते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर Na प्लस आयनों की चालकता घटा देते हैं और Cl माइनस आयनों की चालकताओं को घटा देते हैं। अब इसका निगेटिव और उसका पॉजिटिव ऐड कर देते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, CH3COO Na का कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस H प्लस और Cl माइनस, इसका इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंडक्टिविटी HCl हो जाएगा। अब इन दोनों में अगर माइनस कॉमन ले ले तो यहां पर प्लस हो जाएगा, तो माइनस और Na प्लस और Cl माइनस मिलकर के NaCl फिर से बना लेंगे। तो ये हो गया NaCl का कंडक्टिविटी। अब देखो ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए हम किसका हेल्प ले रहे हैं, किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। तो पहला यूज क्या हो गया, पहला यूज हो गया कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट by the help of, यहां नीचे लिख देता हूं, by the help of strong electrolyte। तो पहला यूज तो यही हो गया, एक एग्जांपल दे देंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। फिर दो उपयोग पूछा है, तो दूसरा उपयोग वियोजन की मात्रा कैलकुलेट कर लीजिए। इसको मिटा रहे हैं। तो दूसरा उपयोग क्या हो जाएगा, किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की, किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की वियोजन की मात्रा की गणना, मात्रा की गणना कैसे करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू म्यू एम एट गिवन कंसंट्रेशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय म्यू। म्यू क्या है, मोलर कंडक्टिविटी। इसे म्यू से भी लिखते हैं, डेल से भी लिखते हैं।
और ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। गिवन कंसंट्रेशन पर कितनी है और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कितनी है, उसका रेशियो ही क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न पर संचित टिप्पणी लिखिए, हार्डी सुलझे का नियम वैद्युत कण संचलन। ये भी तुम्हारा सरफेस केमिस्ट्री से लिया गया है, तो ये सिलेबस में नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि मेथिल अमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय है, समझाइए। मेथिल अमीन, अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा देखेंगे CH3NH2 और कह रहा है अमोनिया से अधिक क्षारीय है क्यों। अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। अब यहां पर सिचुएशन क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये डोनेट करना चाहता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना चाहता है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये भी डोनेट करना चाहता है। आसानी से कौन डोनेट करेगा, यहां पर देखो, यहां पर दिखेगा प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने जाए तो ये इसकी मदद करेगा, लेकिन इसके पास कोई मदद करने वाला नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि CH3 मेथिल एमीन में हमको प्लस आई इफेक्ट या प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देखने को मिलता है। इस वजह से ये अमोनिया की तुलना में अधिक क्षारीय है, क्योंकि ये प्लस आई इफेक्ट के कारण आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है एज कंपेयर टू अमोनिया मॉलिक्यूल्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न रासायनिक समीकरण को पूर्ण कीजिए। तो चलो इसको भी देख लेते हैं। ये तुम्हारा पहला था, 4 का पहला था ये। अब तुम्हारा अगला है दूसरा, कह रहा है निम्न रासायनिक समीकरण को पूर्ण कीजिए। कह रहा है C2H5NO2 ए, यहां पर बना है आपका C2H5OH आई थिंक, नहीं NH2, सॉरी NH2। फिर कह रहा है B ले लीजिए, B यहां पर बन जाएगा C2H5OH। तो पूछा है A और B क्या है, तो आप सीधे सीधे यहां सिंपल से देखो, यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन, NO2 से NH2 रिडक्शन हो रहा है। तो यहां पर हम क्या ले सकते हैं, SN/HCl, मतलब A क्या है, SN/HCl। लेने को हम LiAlH4 भी ले सकते हैं, NaBH4 भी ले सकते हैं, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले लो, काम हो जाएगा। यहाँ पर B क्या है पूछ रहा है, तो B आपका होता है NaNO2 प्लस HCl। चाहे तो ये ले लो, चाहो तो सीधे सीधे HNO2 ले लो, तो B आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रक्टोज का संरचना सूत्र लिखिए, ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कैसे परिवर्तित करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो सिंपल है, इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का घ क्या कह रहा है, फ्रक्टोज का संरचना सूत्र लिखिए। फ्रक्टोज का संरचना सूत्र पूछ रहा है, तो फ्रक्टोज का संरचना सूत्र क्या होता है, जरा बनाते हैं। CH2OH C डबल बॉन्ड O C H OH C OH C OH H and H then CH2OH। ये आपका फ्रक्टोज का संरचना सूत्र हो गया, 1 2 3 4 5 6 का। ठीक है, अणुसूत्र तो आप लोगों को पता ही है, क्या अणुसूत्र होता है, C6H12O6। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का अणुसूत्र समान होता है, लेकिन संरचना सूत्र क्रियात्मक समूह की वजह से डिफरेंट हो जाता है। अच्छा, फिर आगे बात करते हैं। इसी क्वेश्चन में कह रहा है ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कैसे परिवर्तित किया जाए। ग्लूकोज को फ्रक्टोज में केवल रासायनिक समीकरण देना, कुछ नहीं करना है, केवल रासायनिक समीकरण पूछ रहा है। तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। ग्लूकोज को किस में बदलना है, फ्रक्टोज में। तो बेसिक मीडियम में इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे, ये बदल जाएगा C6H12O6। हाँ, सूत्र तो सेम ही होता है, नाम बदल गए, क्योंकि इसका संरचना सूत्र कुछ और होगा और उसका संरचना सूत्र
कुछ और है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आणविक उन्नयन स्थिरांक तथा मोलर उन्नयन स्थिरांक में अंतर बताइए। तो आणविक उन्नयन स्थिरांक क्या होता है और मोलर उन्नयन स्थिरांक? आणविक उन्नयन स्थिरांक जब किसी 100 ग्राम शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील पदार्थ का 1 मोल घोला जाता है, किसी अवाष्पशील पदार्थ का जब 1 मोल घोलते हैं तो विलयन के क्वथनांक में उन्नयन को ही क्या कहते हैं? आणविक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। और जब किसी शुद्ध विलायक के 1 किलोग्राम में किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ का 1 मोल घोला जाता है तो विलयन के क्वथनांक में उन्नयन को ही मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। दोनों का डेफिनेशन लिख देना है, वही अंतर है, डिफरेंस है, और दोनों के फॉर्मूले अलग अलग लिखना है। तो आणविक उन्नयन स्थिरांक, आणविक उन्नयन स्थिरांक का फार्मूला लिखना है। तो सबसे पहले हम एक बात जानते हैं, डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है? केबी इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड विद 100। जब हम आणविक उन्नयन स्थिरांक की बात करेंगे तो 100 ग्राम सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। हमको क्या चाहिए? आणविक उन्नयन स्थिरांक। आणविक उन्नयन स्थिरांक मतलब केबी। तो इसको निकालने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो, आणविक उन्नयन स्थिरांक को भी केबी से प्रदर्शित करते हैं और मोलर उन्नयन स्थिरांक को भी केबी से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो केबी, बाकी सब इस तरफ आ जाएगा। तो केबी इज इक्वल टू, देख लेते हैं, ये पूछा है फॉर्मूला आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए। आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए, सॉरी यहां तक यही रहेगा, आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है तो उसके लिए क्या करेंगे? आणविक द्रव्यमान मतलब ये पूछ रहा है, इसको ज्ञात करने के लिए पहला फॉर्मूला क्या बनेगा? एम ए इज इक्वल टू के बी इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 100 डिवाइडेड बाई डेल्टा पीबी इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये हो गया एक फार्मूला आणविक उन्नयन स्थिरांक के चलते किसको निकालने का? आणविक द्रव्यमान। ये क्या है? आणविक द्रव्यमान। ठीक है। अब इसी तरह से दूसरा फार्मूला निकालने जाएंगे मोलर उन्नयन स्थिरांक को लेकर के। तो कुछ नहीं करना है, यहीं पर देखो डायरेक्ट एम ए इज इक्वल टू के बी इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड विद 100 की जगह पर क्या? 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी बी इंटू वेट ऑफ बी। ये आपका दूसरा फार्मूला हो गया। फार्मूला ये पूछे। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये 5 का खा है, ये 5 का का था, 5 का का था ये क्वेश्चन। और अब देखेंगे 5 का खा कह रहा है प्रथम कोटि की। 1 मिनट इसको रख कर देते हैं, फिर पढ़ते हैं। 1 मिनट। तो 5 का खा क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण लिखिए तथा सन्निहित पदों को समझाइए। तो समीकरण क्या होता है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण। तो चाहे तो हेडिंग बना दीजिए, क्या? प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण। और समीकरण क्या होगा? समीकरण होगा T इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग बेस 10 C नॉट बाई सी टी। अब कह रहा है इसमें जो जो चीजें आपने यूज की हैं, कौन कौन सी चीज क्या है, इसके बारे में हमको बताइए। भाई लिखिए कि कौन सी चीज क्या है। तो T क्या है? T है समय, ऐसे। और K क्या है? वेग स्थिरांक, या फिर इसी को आप क्या कहते हो? विशिष्ट वेग स्थिरांक, या फिर इसी को क्या कहते हो?
या इसी को विशिष्ट वेग स्थान भी कहते हो, विशिष्ट वेग स्थान, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ठीक है, चाहे रेट कांस्टेंट बोलो चाहे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बोलो। यहां पर सी नॉट क्या है? सी नॉट है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। और दूसरी बात सीटी क्या है? सीटी टी समय पश्चात, टी समय पश्चात अभिकारक की शेष बची सांद्रता, अभिकारक की शेष बची सांद्रता। ये तो शायद आधा अभी हुआ है क्वेश्चन, आगे भी कुछ कह रहा है। कह रहा है एक प्रथम कोट की अभिक्रिया की अर्ध आयु 693 सेकेंड है, इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो आओ देखते हैं क्या कह रहा है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा। क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक प्रथम कोट की अभिक्रिया की अर्ध आयु, अर्ध आयु को कहां से लिखते हैं? टी हाफ से। कितना दिया है? 693। कितना दिया है? 693 सेकेंड, 693 सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और फिर क्या कह रहा है? इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक को आप के से लिखते हो, तो के का कैलकुलेशन करेंगे। तो के बराबर क्या होता है? 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, 0.693 डिवाइडेड बाई 693। डेसिमल हटाएंगे, नीचे 1 2 3 डिजिट जीरो बढ़ा लेंगे, तो ये 1 टाइम चला जाएगा। तो 1/1000 मीन्स 1 into 10 to the power -3। क्या ये सेकेंड था, तो ये हो गया सेकेंड इनवर्स। दिस इज द आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5 का घा, ये है नहीं, सॉरी 5 का गा, ये आपके सिलेबस में नहीं है। 5 का घा है, इसको देखते हैं। करने को कर भी सकते हो, वैसे आप ये दिखते नहीं है। सफेद कशिश, नीला थोथा, हरा कशिश, मोहर लवण, ये सभी कर सकते हो। क्योंकि बता देता हूं, जैसे 5 का गा का पहला क्या कह रहा है? सफेद कशिश। निम्नलिखित ये सूत्र लिखने हैं। तो सफेद कशिश का फार्मूला होता है ZnSO4 इंटू X टाइम H2O। ठीक है, याद नहीं हो तो X लिख सकते हो, वाटर मॉलिक्यूल्स को आप X टाइम लिख सकते हो। दूसरा है नीला थोथा, तो नीला थोथा होता है आपका CuSO4 इंटू 5H2O। जिसके वाटर मॉलिक्यूल्स मुझको याद होगी वो मैं लिख दूंगा यहाँ पर, डोंट वरी। हरा कशिश, हरा कशिश क्या होता है? थर्ड है ये FeSO4 इंटू 7H2O। फिर क्या कह रहा है? मोहर लवण, तो मोहर लवण होता है सोडियम मोहर लवण, सॉरी FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O। ये है आपका मोहर लवण। फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट, हेक्साहाइड्रेट, फेरस सल्फेट, हेप्टाहाइड्रेट, ये आपका हरा कशिश है। कॉपर सल्फेट, पेंटाहाइड्रेट, ये आपका नीला थोथा कहलाता है। ZnSO4 इंटू सम मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, कार्ड, सफेद कशिश बोलते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। वैसे तो आ जाए तो अच्छा है, वैसे तो ये आएगा नहीं। अगला क्वेश्चन है आयुर्वेसी नियमों का पालन करते हुए निम्न के सूत्र लिखिए। पहला कह रहा है, ये आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 का घा, 5 का घा बहुत ही आसान है ये भी। क्या कह रहा है? आयुर्वेदिक नियमों का पालन करते हुए निम्न
सूत्रों के नाम लिखिए, सॉरी, निम्नलिखित सूत्र लिखने हैं, नाम दिए हुए हैं और सूत्र लिखने हैं। हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, तो हेक्साएमीन NH2 NH3 का होल 6, हेक्साएमीन और कोबाल्ट, तो कोबाल्ट ले लेते हैं, बहुत बढ़िया। फिर क्या कह रहा है, सल्फेट, और कोबाल्ट पर थर्ड आनी चाहिए, तो यहां से देखो यहां 0 होगी, थर्ड यहां कब आएगी, जब यहां पर हम +3 चार्ज रखते हैं तो 3 इसकी हो जाएगी। साथ में क्या दे दिया, सल्फेट SO4, और SO4 पर कैसा चार्ज होता है, -2। इन दोनों चार्ज को अगर हमको संतुलित करना है तो क्या करें, 2 का मल्टीप्लाई इसमें और 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दें, 3 दूनी 6 और 2 तिहाई 6 बराबर हो जाएंगे। तो हमारा फार्मूला बनेगा, जो पहला आंसर होगा वो बनेगा CONH3 का होल 6 कितने टाइम, 2 टाइम, और SO4 कितने टाइम, 3 टाइम। ये पहला जो नाम दिया था हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, उसका ये फार्मूला हो गया। अगला इसी में कह रहा है पोटेशियम हेक्सासाइनो आयरन थर्ड, हेक्सासाइनो आयरन तो होना नहीं चाहिए था, यहाँ पर फेरेट होना चाहिए था, गलत लिखा हुआ है, तो इसको आप सही कर लीजिएगा, वहां पर फेरेट होना चाहिए था। तो पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट थर्ड आयन, तो क्या है, पोटेशियम, तो के ले लेता हूं, कितने लेने हैं अभी पता नहीं, इसलिए के लिख देता हूं, ठीक है। और फिर हेक्सासाइनो CN कितनी बार, 6 बार, फेरेट, और थर्ड कह रहा है, थर्ड इस पर लाने के लिए तो इस पर 6 माइनस का आएगा, माइनस का 6 उस तरफ गया तो प्लस का 6, मतलब इस पर आना चाहिए -3, और माइनस का 3 खत्म करने के लिए कितने चाहिए, 3, तो 3 और ये मिल करके बन जाएगा, ठीक। ये आपका फार्मूला बनेगा K3FeCN का होल 6। आप चेक कर सकते हो, माइनस का यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर चेक कीजिए, CN का होता है -1, तो 6 1 जा 6, माइनस का 6 हो जाएगा, और प्लस का 3, तो माइनस का 3 बराबर के उस तरफ जाने पर प्लस का 3, तो इसका प्लस का 3 ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। थर्ड क्या कह रहा है, इसी में कह रहा है डाईएमीन डाइक्लोरो प्लेटिनम सेकेंड, फिर से डाईएमीन डाइक्लोरो प्लेटिनम सेकेंड, तो डाइक्लोरो Cl2, डाईएमीन Cl को पहले लिखा है, NH3 को बाद में, क्योंकि अल्फाबेटिकली C पहले आता है, N बाद में आता है। फिर प्लेटिनम, प्लेटिनम सेकेंड कह रहा है, तो सेकेंड ऑटोमेटिकली हो गया, आगे कुछ है नहीं। सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेरेट, अगला है सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेरेट, सोडियम कितने चाहिए पता नहीं, पेंटासाइनो मतलब CN का होल 5, नाइट्रोसिल मतलब NO, ठीक, बहुत बढ़िया। फिर क्या कह रहा है, फेरेट थर्ड, तो Fe थर्ड आना चाहिए, इसका 0, इसका -1, -5 उस तरफ गया तो +5, तो ऐसे तो +5 आ रहा है, तो सोडियम कितने लगा दें, 2 लगा दें, 2 लगा देंगे तो ये +2, और इसका आ गया +3, ये हो गया आपके। तो ये आपका क्वेश्चन था 4 नंबर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 का पहला और दूसरा और अथवा वाला, ये तीनों आपके सिलेबस में नहीं है। अगला क्या कह रहा है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो आपको पता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी, एक तो एसाइलेशन और दूसरा एल्काइलेशन। एल्काइलीकरण में क्या होता है, किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड की अभिक्रिया हम किससे कराते हैं, एल्किल हैलाइड के साथ निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं, और क्या बनता है, कोई एल्किल एरोमेटिक कंपाउंड बनता है, इसे आप एल्काइलेशन कहते हैं। और एसाइलेशन क्या होता है, किसी एसाइल हैलाइड की क्रिया आप किससे करा देते हो, किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड से कराते हो, तो कोई ना कोई आपका कंपाउंड तैयार होता है जिसको आप बोलते हो एसाइल एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे एग्जांपल दिखाते हैं दो, एक तो एल्काइलेशन, क्वेश्चन नंबर है आपका ये 6 का क्वेश्चन ही है,
लेकिन अथवा वाला हम करा रहे हैं क्योंकि वो आपके सिलेबस में है। बात किसकी हो रही है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कितने प्रकार की? पहली एल्काइलेशन। कोई एरोमेटिक कंपाउंड लेना, मान लो बेंजीन ले लिया एरोमेटिक कंपाउंड, इसका रिएक्शन किससे करा दीजिए? RH से। किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो होगा क्या? यहां कहीं से एक H और X बाहर हो जाएगा। मैकेनिज्म नहीं बता रहे हैं, पूछा नहीं है, डेफिनेशन पूछ रहा है, टिप्पणी पूछ रहा है, तो मैं बता रहा हूँ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या क्या पॉसिबल है। एक तो एसाइलेशन, दूसरा एल्काइलेशन। तो अभी एल्काइलेशन देन एसाइलेशन। तो ये तुम्हारा हो जाएगा R प्लस HH। ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा एसाइलेशन। हिंदी में इसको कहते हैं एल्काइलीकरण। एल्काइलीकरण, और इसको कहते हैं एसाइलीकरण। इसमें क्या होता है? किसी एरोमेटिक कंपाउंड को लेंगे और उसका रिएक्शन किससे करा देंगे? RCOX से, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है। और बनेगा क्या? यहां पर एसाइल ग्रुप X और H, यहां पर से HX निकल जाएगा, ये इस तरह से जुड़ जाएगा COR। तो एसाइल एरोमेटिक कंपाउंड और एल्किल एरोमेटिक कंपाउंड बना। यहाँ पर बेंजीन है तो बेंजीन, और कुछ और लेते तो कुछ और। ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फिर क्या कह रहा है? कोल्बे अभिक्रिया। तो कोल्बे अभिक्रिया में क्या होता है? इस पर बेटी पढ़े ही पूछा है, चलो बताते हैं। सेकेंड, इसी का सेकेंड, कोल्बे अभिक्रिया। तो कोल्बे अभिक्रिया में क्या होता है बेटा कि आप फिनॉल को ले लीजिए, फिनॉल, इसका रिएक्शन NaOH की उपस्थिति में कराएंगे। तो सबसे पहले ये NaOH से ही रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा? ONA। NaOH की उपस्थिति में इसकी रिएक्शन पहले कराते हैं CO2 से, और सेकेंड टाइम कराते हैं इसका हाइड्रोलिसिस, वो भी एसिडिक मीडियम में। तो बनता क्या है? तो यहां पर बन जाता है सैलिसिलिक एसिड। क्या बन जाता है? सैलिसिलिक एसिड। इसी रिएक्शन को आप क्या कहते हो? कोल्बे अभिक्रिया कहते हो। तो कोल्बे अभिक्रिया पूछेगा तो क्या लिखना है आपको? फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में पहले कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तत्पश्चात अम्लीय हाइड्रोलिसिस, अम्लीय जल अपघटन कराने पर क्या बनता है? सैलिसिलिक अम्ल बनता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? इस क्रिया को कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं। यहां पर क्या लिया था? फिनॉल। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन अथवा करके दे रहा है, NaOH की उपस्थिति में फिनॉल को कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ गर्म करके जल अपघटित कराते हैं तो क्या होता है? केवल आसानी से निकाल देना है। तो आप देखते हैं, इसमें तो टिप्पणी लिखनी थी, उसमें तो केवल रिएक्शन ही देनी है। क्या कह रहा है? NaOH की उपस्थिति में फिनॉल को CCl4 के साथ, तो फिनॉल CCl4 in the presence of NaOH। बैलेंस करने की जरूरत पड़े तो बता दीजिएगा, मैं बता देता हूं आपको। बैलेंस करना कोई दिक्कत नहीं है। OH COOH। यहां पर भी क्या बनेगा? सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। यहां पर 4 ले लेंगे, 4 NaCl निकल जाएगा और 2 टाइम वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे, ये रिएक्शन हो जाएगी। तो पहला हो गया।
डाइएथिल ईथर को एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म कराते हैं तो एस्टर बनेगा। ये भी देख लेते हैं। ये तो हो गया पहला, अथवा वाला चल रहा है यहाँ पर, खा का अथवा वाला, 6 का जो खा वाला है उसका ये अथवा वाला क्वेश्चन चल रहा है बेटा। ठीक है, पहला रिएक्शन ये है। और दूसरे में क्या कह रहा है कि डाई एथिल ईथर, तो C2H5O, ठीक है। एसिटिल क्लोराइड फार्मूला क्या होता है, CH3COCl। यहां से किधर भी तोड़ देंगे, अगर बॉन्ड को इधर तोड़ेंगे तो इस पर माइनस, इस पर प्लस आएगा, और प्लस वाला माइनस वाले के साथ अर्थात इसके साथ माइनस प्लस, तो बनेगा क्या, C2H5 प्लस C2H5Cl। ये आपका बन गया एथिल एसीटेट। और ये है डाइएथिल ईथर एसिटिल क्लोराइड। यहाँ पर ये फिनॉल था, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड लिखा हुआ है, ये सैलिसिलिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी में अगला रिएक्शन पूछ रहा है, पीरीडीन की उपस्थिति में एथेनॉल एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अक्रिया करता है तो वहां पर भी एस्टर ही बनेगा। और देखते हैं, इसी में अगला क्वेश्चन है, पीरीडीन की उपस्थिति में एथेनॉल एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अपक्रिया करता है। बहुत ही आसान है, पीरीडीन की उपस्थिति में तो एथेनॉल का फॉर्मूला क्या, C2H5OH, एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या, CH3COOCOCH3। यहां पर ये प्लस, ये माइनस में, यहाँ किसी भी तरफ माइनस प्लस, प्लस वाला माइनस वाले के साथ मिल जाएगा। ये अपक्रिया किसकी उपस्थिति में, पीरीडीन की उपस्थिति में। तो CH3CO ये प्लस और ये वाला माइनस, C2H5 प्लस CH3CO और H, COOH। इसका नाम एसिटिक एसिड है, ये नाम, इसका नाम क्या होगा, एथिल एसीटेट। ये एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एनहाइड्राइड, और ये आपका एथिल अल्कोहल। उम्मीद है ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, फिर क्या कह रहा है, एथेनॉल PCl5 के साथ अपक्रिया करता है। एथेनॉल PCl5 के साथ अपक्रिया करता है। चलो देखते हैं इसको भी। एथेनॉल का फार्मूला C2H5OH, रिएक्ट विद PCl5, हेलोजन में पढ़ा होगा, हेलो एरिन और एल्किल हैलाइड में, हेलो एल्केन बोले, एल्किल हैलाइड बोले, हेलो एरिन, मतलब एरोमेटिक में बात कर रहे हैं। ये जब आपस में रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, C2H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl, तो एथिल क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यहाँ पर एथिल क्लोराइड बन जाएगा। किससे बनाया आपने, एथिल अल्कोहल से। एथिल अल्कोहल रिएक्ट विद PCl5 फॉर्म एथिल क्लोराइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये अगला रिएक्शन जो भी दिया हो, फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं। फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन रिंग बनाया, इसके ऊपर OH लगा दिया। रिएक्शन किससे कराएंगे, जिंक पाउडर के साथ। क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेंजीन बन जाएगा और ZNO निकल जाएगा। ये आपका बन गया बेंजीन, ये आपका फिनॉल। तो ये आपका छठा क्वेश्चन समाप्त होता है।
अगला क्वेश्चन 7वां, इसमें भी टिप्पणी पूछ रहा है, पहले इसको नोट कर लो फिर बढ़ते हैं आगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलो आगे देखते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, संक्षिप्त पर टिप्पणी। ये क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 7 का क्या कह रहा है, संक्षिप्त पर टिप्पणी लिखिए। पर कट गया है यहां से, तो अपना अपना समझ लीजिएगा। कह रहा है वुड्स फिटिंग अक्रिया। वुड्स फिटिंग अक्रिया में क्या होता है, कोई एरोमेटिक या एरिल हैलाइड, कोई एरिल हैलाइड लेते हैं और कोई एल्किल हैलाइड लेते हैं, जिसको सोडियम धातु के साथ अभिकृत करते हैं, तो बनता क्या है, कोई एल्किल एरोमेटिक कंपाउंड बनता है। इस क्रिया को आप कहते हो वुड्स फिटिंग। जैसे मान लो आपने ले लिया क्लोरोबेंजीन, आपने क्या ले लिया, क्लोरोबेंजीन, इसका रिएक्शन करा दिया आपने सोडियम धातु, और साथ में क्या ले लिया, कोई एल्किल हैलाइड जैसे मेथिल क्लोराइड ले लिया। इसका आपस में रिएक्शन कराए इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो यहां से क्या निकल जाएगा, NaCl निकल जाएगा। सो ईथर की उपस्थिति में ये रिएक्शन होती है। ईथर की प्रेजेंस में क्या बनेगा, यहां पर CH3 प्लस 2 टाइम ऑफ NaCl, ये बना है टॉलुइन। टॉलुइन इस क्रिया को आप क्या कहोगे, वुड्स फिटिंग क्रिया। ये आपका क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन, और ये है मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन। अगला क्वेश्चन इसी में कह रहा है फिटिंग अक्रिया क्या है, ये तो पहला था। सेकेंड टिप्पणी पूछ रहा है, रिएक्शन भी साथ में दे देते हो, अच्छी बात है। फिटिंग अक्रिया पूछ रहा है, तो क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम धातु से करा दो ईथर की उपस्थिति में। क्लोरोबेंजीन 2 मॉलिक्यूल्स ले लें, ऐसे बना देते हैं। और सोडियम धातु के साथ ही ईथर की उपस्थिति में अधिकृत कर देते हैं। क्या बन जाएगा, ईथर की उपस्थिति में बाइफेनिल बन जाएगा। इसको क्या कहेंगे, बाइफेनिल या डाइफेनिल भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लोरोबेंजीन 2 मॉलिक्यूल्स लिए, एक इधर दिखाया एक इधर, 2 मॉलिक्यूल्स लेकर के सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में इसको हीट करेंगे तो बाइफेनिल बनेगा। और इस क्रिया को आप क्या कहते हो, फिटिंग अक्रिया। क्या कहते हो, फिटिंग अक्रिया। अगला क्या कह रहा है, क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण। क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण कराओगे तो, क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण कराओगे तो आपको ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब क्लोरोबेंजीन के जब हम नाइट्रीकरण कराते हैं या नाइट्रेशन कराते हैं, तो ये आपका हो गया क्लोरोबेंजीन, और यहां पर हम ले लेंगे नाइट्रिक एसिड और रिएक्शन कराएंगे। मान लो यहाँ पर कंसंट्रेटेड हमने H2SO4 की प्रेजेंस ली है, और जब नाइट्रेशन होगा तो ये आपका क्लोरीन और ये NO2, एक NO2 यहाँ और एक NO2 यहाँ। मतलब क्लोरोबेंजीन का जब शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन बनता है। 2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन बनता है। और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण। ये हो गया आपका। तो ये आपकी टिप्पणी हो गई। अब अथवा में दिया हुआ है, कैसे प्राप्त करेंगे ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा। 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन, तो थोड़ा सा यहां दिमाग लगाने की जरूरत है। ये अथवा वाला क्वेश्चन है, इसी का अथवा वाला देखते हैं क्या कह रहा है। पहले तो जिससे कह रहा है उसको बनाते हैं। 2 ब्रोमोप्रोपेन, सॉरी 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो 1 ब्रोमोप्रोपेन का फार्मूला क्या होगा, CH3 CH2 CH2 Br, 1 2 3। तो 1 पर ब्रोमो और प्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन हो गया।
अगर वो कह रहा है 2 ब्रोमोप्रोपेन, तो 2 ब्रोमोप्रोपेन पहले इधर लिख लेते हैं, क्या होना चाहिए, CH3 CH Br CH3, ऐसा होना चाहिए। वहां तक जाना है, यहां से वहां तक। तो मतलब ये वाला उठ करके यहां आ जाए, तो पॉसिबिलिटी क्या है, पहले ये बॉन्ड डबल हो जाए। तो डबल होने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर इसका रिएक्शन एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में इसको हम थोड़ा हीट करते हैं, तो यहां से ये निकल जाएगा, और जब निकल जाएगा HBr निकलेगा, तो बचेगा क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सॉरी वो थोड़ा नीचे हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसका पुनः रिएक्शन अगर HBr से कराएं, तो याद करो मार्कोनी का आपका रूल लगेगा, हाइड्रोजन वहां जुड़ेंगे, उस डबल बॉन्ड कार्बन पर जुड़ेंगे जहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होगी। तो यहां पर अधिक है हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, तो हाइड्रोजन आकर के यहां पर जुड़ जाएगा और Br इस वाले कार्बन पर जुड़ जाएगा, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन, और ये क्या है, 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो बहुत ही आसान है। अगला क्वेश्चन इसी में, मेथिल आयोडाइड से एथेन बनाना है। तो अभी पीछे कराया था, अगर आपको याद हो थोड़ा सा, तो वुड्स अक्रिया है ये, वुड्स शायद नहीं आई थी, वुड्स फिटिंग आई थी, आई एम सॉरी। चलो इसको भी देख लेते हैं। मेथिल आयोडाइड से, दूसरा है मेथिल आयोडाइड। मेथिल आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3I। 2 मॉलिक्यूल्स यहीं भी ले सकता हूं, अलग अलग इसलिए दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ICH3, देखो 2 मॉलिक्यूल्स अलग अलग दिखा दिया, ये यहां पर से क्या निकल जाएगा, 2NaI निकल जाएगा। ये अक्रिया होती है ईथर की प्रेजेंस में, और बनेगा क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, प्लस में इधर निकाल देता हूं 2NaI, तो आपको एथेन प्राप्त हो जाएगा। ये इसमें आपको केवल समीकरण ही देनी है, लिखना कुछ है ही नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मेथिल आयोडाइड, ये मेथिल आयोडाइड सोडियम धातु से क्रिया कराया। यहां पर हम जिंक भी ले सकते थे, फ्रैंकलाइट अक्रिया हो जाती। अगला इसी में क्या कह रहा है, प्रोपेन से एलिल क्लोराइड, प्रोपीन से, थर्ड प्रोपीन। तो प्रोपीन फार्मूला क्या होता है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब कह रहा है इससे आपको प्राप्त करना है एलिल। एलिल का मतलब क्या हुआ, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH। एलिल क्लोराइड शायद ये पूछा है, यस एलिल क्लोराइड। तो ये हम क्या कैसे करा सकते हैं, ये बॉन्ड तोड़ना नहीं है, रिएक्शन उसी पर कराना है। तो यहां से H को रिमूव करना है सिंगल बॉन्ड से। तो ये वाला पोर्शन अगर थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, तो ये वाला पोर्शन सैचुरेटेड है, और सैचुरेटेड है तो इसका क्रिया हम किससे करा सकते हैं, सोच के देखो, सैचुरेटेड है ना, तो सैचुरेटेड है तो इसकी रिएक्शन किससे करा सकते हैं, क्लोरीन से करा सकते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, HNO, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। यहां से क्या रिमूव हो जाएगा, HCl। यहाँ पर अगर हम ये लिमिट में लें, क्लोरीन की मात्रा लिमिट में लें, तो यहां से एक H रिमूव करके Cl के साथ में फिर रेडिकल रिएक्शन दिखा सकते हैं, और यहाँ पर Cl जोड़ सकते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोपीन से आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, प्रोपीन से आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। तो प्रोपीन का फार्मूला क्या होता है, चौथा नंबर, प्रोपीन का फार्मूला होता है CH डबल बॉन्ड CH2। ये हो गया प्रोपीन। कह रहा है आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल का मतलब इस जगह पर कोई ग्रुप लग जाए, क्यों, सही है ना, इस जगह पर अगर कोई ग्रुप लग जाए तो उसे क्या पढ़ोगे, आइसोप्रोपिल। तो उसका एक बनाने क्या कह रहा है, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, मतलब Br लगाना है यहाँ पर। तो हम रिएक्शन इसका करा देते हैं HBr से, और HBr से कराएंगे तो मार्कोनी का आपका नियम फिर से क्या कहता है कि H वहां जुड़ेगा जहां पर H पहले से ज्यादा है, और Br वहां जुड़ेगा जहां पर H कम है, ठीक है। तो CH3 CH CH3 यहां पर Br, तो ये आइसोप्रोपिल
ब्रोमाइड, इसका नाम हो गया। किससे बनाया है आपने? प्रोपीन से। ये लीजिए। अगला क्या कह रहा है? ब्यूटीन 1 से 1 ब्रोमोब्यूटेन, ब्यूटीन 1 से। तो यहां पर देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड, लेकिन कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। कह रहा है कि ब्यूटीन 1 से 1 ब्रोमोब्यूटेन, तो ब्यूटीन 1 हो गया, 1 ब्रोमोब्यूटेन बनाने कह रहा है। तो इसमें क्या करें? फिर से HBr का योग करा दें। लेकिन जरा सोचो, अगर HBr का योग कराएं तो Br कहाँ जुड़ेगा? यहाँ। H कहाँ जुड़ेगा? यहाँ पर। फिर तो कपला हो जाएगा। फिर क्या करें? कुछ नहीं, ऐसे ही करा। लेकिन यहां पर क्या लिख दो? बेंजोइल पेरोक्साइड, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। चाहो तो ऐसे स्ट्रक्चर बना दो, चाहो तो आप खाली लिख भी सकते हैं। ठीक है, बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराएंगे तो मार्कोनिकॉफ के विपरीत कार्य करेगा। Br वहां जुड़ेगा जहां पर H अधिक होंगे, और H वहां जुड़ेगा जहां पर H कम होंगे। तो ये बन गया CH3 CH2 CH, यहां पर जुड़ जाएगा 2 और CH2, और यहां पर Br। तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया 7 का कंप्लीट। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 का खा। इसको रब करते हैं। सेवन का खा क्या कह रहा है? निम्न क्रियाओं को पूर्ण कीजिए एवं ABCD तथा E के नाम व सूत्र लिखिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिए, बहुत ही आसान है। पहला कह रहा है 7 का, ये क्वेश्चन है खा, सॉरी लिखना भूल गया, 7 का खा। और उसमें पहला क्वेश्चन है HCOO का होल ट्वाइस Ca का शुष्क आसवन कराया, ड्राई डिस्टिलेशन कराया। ठीक है, और कह रहा है यहां पर आपको मिला A, बहुत बढ़िया। फिर कह रहा है A का रिएक्शन आपने NaOH से कराया और आपको मिला B, ठीक, प्लस CH3OH, ठीक है। तो A और B पूछा है कि A और B क्या है, तो यहां से देखना चाहो तो बहुत ही आसान है। इसका शुष्क आसवन कराओगे क्या मिलेगा? HCHO फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा। NaOH कैंडिजारो अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कैंडिजारो अभिक्रिया हो जाएगी, कैंडिजारो अभिक्रिया होगी तो यहाँ पर मिल जाएगा HCOONA। तो A हो गया ये और B हो गया ये। ठीक है, अगला इसी में कह रहा है सेकंड वाला CH3COO का होल ट्वाइस, CH3COO का होल ट्वाइस Ca। यहाँ पर साथ में दिया HCOO का होल ट्वाइस Ca और नीचे लिख दिया सूत्र। कहीं भी लिखें, नीचे ऊपर बात वही है। ठीक है, शुष्क आसवन करा रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ पर C मिला, पता नहीं C क्या है, कह रहे हैं बताओ भाई। और फिर कहा है HCN से रिएक्शन कराया तो यहाँ D मिला और D का करा दिया क्या? जल अपघटन। बहुत बढ़िया, जल अपघटन। तो यहाँ पर CDE मिल गया, तो कह रहे हैं CDE बताओ। तो C क्या होगा? देखो ये है तुम्हारा कैल्शियम एसीटेट, ये है कैल्शियम फॉर्मेट। तो जब इनका कराएंगे तब क्या होगा? तब ये बन जाएगा तुम्हारा CH3CHO। दो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, मैं एक ही लिख रहा हूं। इसका रिएक्शन इससे कराएंगे तो क्या बनेगा? CH3CH CN और OH। ये साइनोहाइड्रिन मिलेगा, थोड़ा
गंदा हो गया, इसको मिटा देते हैं। ये है आपका साइनोहाइड्रिन, ठीक है, साइनोहाइड्रिन मिलेगा। और फिर इसका जब जल अपघटन कराएंगे, आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो यहां पर आपको जो मिलने वाला है वो होगा CH3CH, अगर आपको याद हो COOH और यहाँ पर OH, ये आपका लैक्टिक एसिड है और यहाँ से NH3 बाहर जाएगा। रिएक्शन कराने को करा देते हैं। पहले ये वाली देख लीजिए, HCOO का होल ट्वाइस Ca, इसका ड्राई डिस्टिलेशन कराया, शुष्क आसवन वो लिखा हुआ है, ध्यान देना, शुष्क आसवन कराएंगे यहाँ पर, तो A बनेगा HCHO और सब प्रोडक्ट के रूप में से निकलेगा CaCO3 निकल जाएगा। और फिर इसका रिएक्शन किससे कराएंगे, NaOH के साथ। और जब NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे, तो ये बनेगा HCOONA और प्लस में CH3OH जो कि वहां दिया हुआ है, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स लेकर बैलेंस भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें क्या होगा, इसमें एक मॉलिक्यूल दिया जाएगा इसका कैल्शियम एसीटेट का और दूसरा मॉलिक्यूल दिया जाएगा HCOO मतलब कैल्शियम फॉर्मेट का, और इनको आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये आपका A है, याद रखिएगा, और ये आपका B है, ठीक है। यहाँ जब इनको रिएक्ट कराएंगे तो फिर यहाँ पर बनेगा CH3CHO जो कि आपका C होगा, और यहाँ पर ये भी 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे और 2 बार CaCO3 निकलेगा, 2 बार CaCO3 निकलेगा, ये 2 बार बनेगा। तो हमको आगे एक ही से रिएक्शन करानी है, तो HCN से जब रिएक्शन कराएंगे एक मॉलिक्यूल्स लेकर के, तो CHCN और यहाँ पर OH, ये बन जाएगा आपका साइनोहाइड्रिन, एसिटेल्डिहाइड का साइनोहाइड्रिन। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, एसिटेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन पढ़ेंगे। अब एसिटेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन का अगर हम हाइड्रोलिसिस कराएं 2 टाइम्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स लेकर के, तो यहाँ पर बन जाएगा CH3CH और ये बदल जाएगा COOH में, और ये OH और यहाँ से निकल जाएगा NH3, इसको आप कहेंगे लैक्टिक एसिड। तो ये हो गया C, ये हो गया D और ये हो गया E, तो ABCDE। अब आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए बेंजोडिहाइड का नाइट्रीकरण। तो बेंजोडिहाइड का नाइट्रीकरण जब कराएंगे तो क्या बनेगा, बेंजोडिहाइड का एक, चलो देखते हैं, बेंजोडिहाइड का नाइट्रीकरण कराओगे तो मेटा नाइट्रो बेंजोडिहाइड बनेगा। क्यों, क्योंकि बेंजोडिहाइड में बेंजीन रिंग पर लगा हुआ CHO ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग समूह है। और देखते हैं, ये अथवा वाला क्वेश्चन है, 7 का अथवा वाला, 7 का कौन सा, अथवा वाला, ठीक है। क्या कह रहा है, बेंजोडिहाइड का नाइट्रीकरण। तो बेंजोडिहाइड क्या होता है, ये हो गया आपका बेंजोडिहाइड। अब देखो C डबल बॉन्ड O होता है, सबको पता है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड, और ये जब किसी क्रियात्मक समूह में डबल बॉन्ड उपस्थित होता है तो वो मेटा डायरेक्टिंग होता है। इसका रिएक्शन जब HNO3 से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो क्या होगा भाई, जब पहले से मेटा डायरेक्टिंग समूह लगा हुआ है तो लगने वाला समूह मेटा की पोजीशन पर लगेगा, अर्थात मेटा नाइट्रो बेंजोडिहाइड बनेगा। मतलब बेंजोडिहाइड का नाइट्रीकरण कराने पर मेटा नाइट्रो बेंजोडिहाइड बनता है, बेंजोडिहाइड, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, बेंजोइक अम्ल का नाइट्रीकरण। तो सिंपल, बेंजोइक अम्ल लगा तो यहीं पर वही है, बिल्कुल सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं। COOH HNO3 तो H2SO4 की प्रेजेंस में क्या बन जाएगा, कहीं पर लगा सकते हो, यहाँ पर लगाया तो यहीं पर लगा देता हूँ, COOH NO2 तो मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, रोजेनमुंड अपचयन। तो रोजेनमुंड अपचयन क्या होता है, कोई भी RCOX एसाइल हैलाइड का अपचयन करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ PDBSO4 पैलेडियम बेरियम SO4 की उपस्थिति में, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ बेरियम सल्फेट। तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, फिर से सुन लीजिए,
किसी भी एसाइल हैलाइड या एसिड हैलाइड का अपचयन कराते हैं पैलेडियम बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में, और ये भी जो होता है ये पॉइजन किया जाता है बाई सल्फर। तो यहां पर बनता क्या है RCOH, मतलब ये एक कुल मिला करके एल्डिहाइड बनाने की विधि है। तो हम कह सकते हैं किसी भी एसाइल हैलाइड का अपचयन पैलेडियम बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में, किसी भी एसाइल हैलाइड का अपचयन पैलेडियम बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में कराने पर क्या बनता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, रोजेनबॉर्न अपचयन कहते हैं। तो ये सेट आपका आज का यहीं समाप्त होता है। अगले सेट के साथ अगले दिन फिर से मिलेंगे। थैंक यू।